हेलो एवरीवन, इसमें काबरी बड़ा। चलिए आज का पार्ट 10 शुरू करती हूँ। वांग इबो सबके कोई अर्थों में एक सेलिब्रिटी व्यक्ति थे और वो इस बात से पूरी तरह वाकिफ थे। सबसे पहले उन्हें उनकी परवरिश से सीमित किया गया था। उनकी सभी पारिवारिक शिक्षाओं और रीति रिवाजों ने उन्हें निर्विवाद रूप से प्रभावित किया। दूसरे, उन्हें प्यार से सीमित किया गया था। उनका पहला और एकमात्र प्यार इतना मजबूत था कि इसने उनके जीवन को अपरिवर्तनीय रूप से बदल दिया था। तीसरा, वो अपने निर्णयों से सीमित था। उनमें से हर एक ने अपने जीवन को वैसा ही आकार दिया जैसा वो अब था। जब उनके डैड ने उन्हें रिजेक्ट कर दिया तो उन्होंने सोचा कि यह उनके लिए सबसे दर्दनाक बात हो सकती है। वो दुखद रूप से गलत था। वो वास्तव में जानता था कि जिस दिन उसने श्योजान को गुड बाय कहा था उस दिन वो अकेला महसूस करता था। पहले 2 साल उनके लिए काफी कठिन रहे। श्योजान का अपार्टमेंट छोड़ने के बाद वो बस मरना चाहता था और कुछ नहीं। यह एक ब्लेसिंग था कि सेंजू अपने अपार्टमेंट के दरवाजे पर उसकी वेट कर रहा था, क्योंकि वो डिस्कनेक्ट की गई जिक्सॉ पहेली को सुनने वाला था। इबो वापस आ गया था। 1 हफ्ते बाद इबो ज्यादातर भूल गया था। वो फिर से काम करने में सक्षम हो गया। उसने वही किया जो उसे करना था। उसे जीवित रहने के लिए बिल्कुल भी उत्साह महसूस नहीं हुआ, लेकिन वो जानता था कि उसे करना है। उन्हें अब भी चेंजू के प्लेटफॉर्म पर गुड बाय कहते हुए याद आया। वो बोस्टन जाने वाली ट्रेन में थे। वो एक बहुत ही अजीबोगरीब रीडर के साथ शेयर करते हुए एक हॉस्टल में चला गया। लड़का एक सीरियल वुमेनाइजर था, इसीलिए वो अक्सर खुद को इस कमरे के बाहर पाता था। उसे वास्तव में उस सब की जरूरत नहीं थी। उसे उसके डर की याद दिलाने के लिए उसने शुरू से ही अपने रूममेट से कहा कि वो गे है। उस विषय पर फिर कभी संपर्क नहीं किया गया। वो फाइनली अच्छे दोस्त बन गए जब उन्होंने काम किया कि कैसे अपने नॉर्मल स्थान शेयर करने के लिए एक सभ्य कार्यक्रम का मैनेज किया जाए। उन्होंने ऐसी जॉब की तलाश की जो विश्राम समय रखती थी। पहले सेमेस्टर में उन्होंने चौकीदारी के रूप में काम किया। उसे पैसे की सख्त जरूरत थी। उनके हाउस के खर्च को कवर किया गया था और ड्राइवर के रूप में उनके काम से अभी भी बचत थी, लेकिन उन्हें अपने अगले सेमेस्टर के बारे में सोचने की जरूरत थी। इसीलिए उन्होंने 6 महीने तक फर्श साफ किए और बाथरूम साफ किए। दूसरे सेमेस्टर के लिए उन्होंने कैंपस के पास एक छोटी सी ऑफिस शॉप में बरिस्टा के रूप में काम किया। उस नौकरी ने उन्हें बहुत यूजफुल स्किल प्रदान किया जिसने उन्हें जीवन में बाद में मदद की। जब उन्हें सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कंपनी में इंटर्नशिप एंट्री की स्थिति मिली जिसका ऑफिस निकट के सिटी में था, उन्होंने कॉफी बनाने और मेल पहुंचाने के काम के लिए ट्रेन से लंबे समय तक ट्रैवल की। सबसे पहले एक वास्तव में घटिया पे था। बाद में उन्हें धीरे धीरे प्रमोशन, अधिक जिम्मेदारियां और बेहतर पेमेंट मिल रहा था। एक दिन जब वो ग्रेजुएट होने वाला था, उसने खुद को सीईओ के असिस्टेंट के रूप में पोजीशन के लिए कॉम्पिटिट करते हुए पाया। यह उनका ड्रीम जॉब नहीं था, लेकिन वो मैनेजमेंट के बारे में भी सीखना चाहते थे। यह लास्ट इंटरव्यू था खुद बॉस के साथ। उसने खुद को एक बहुत ही पोस्ट ऑफिस में पाया। वो उतना ही कॉन्फिडेंट देखने की कोशिश कर रहा था जितना उसने कभी महसूस किया था। इबो के लिए उस व्यक्ति द्वारा व्यक्तिगत रूप से इंटरव्यू किया जाना अजीब था। उन्हें लगा कि यह ह्यूमन रिसोर्सेस डिपार्टमेंट का काम है, लेकिन ठीक है, यह वही था जो यह था। वो घबराया हुआ था, उस ऑफिस में बैठा हुआ था
और अपने फ्यूचर बॉस की वेट कर रहा था। वो ऑफिस में इधर उधर देख रहा था जब उसने दो पुरुषों की एक फ्रेम की हुई तस्वीर देखी जो एक दूसरे को प्यार से देख रहे थे। टक्सीडो पहने हुए थे जो उनकी शादी जैसा लग रहा था। ठीक उसी क्षण मिस्टर स्टीवेंसन ने अपने ऑफिस में एंट्री किया। इबो उसका अभिवादन करने के लिए उठा। वो आदमी उनका वेलकम करते हुए सीट की ओर इशारा करता है। गुड मॉर्निंग इबो। इबो कहता है गुड मॉर्निंग सर। वो आदमी कहता है आपसे मिलकर अच्छा लगा। ठीक है, ऐसा लगता है कि मुझे यहाँ थोड़ा फायदा है। मैंने आपको यहाँ काम करते हुए देखा है। हालांकि जब मैंने देखा कि आपने इस पोजीशन के लिए अप्लाई किया है तो मैंने ह्यूमन रिसोर्सेज से पर्सनली आपका इंटरव्यू लेने के लिए कहा। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि क्यों? वो कहता है ठीक है सर। तो आप जानते हैं कि मैंने यहाँ मेल पहुँचाना और कॉफी बनाना शुरू कर दिया। मिस्टर स्टीवेंसन ने कहा बहुत बढ़िया। अगर आप मुझसे पूछे, इबो कहता है थैंक यू सर, मैं कोशिश करता हूँ। मैंने कुछ समय के लिए बरिस्टा के रूप में काम किया। मिस्टर स्टीवेंसन कहता है यह दिखता है, लेकिन मुझे आपको बताना होगा कि मैं क्यूरियस हूँ। दुनिया में जल्द ही ग्रेजुएट होने वाला हर भेद मेरा असिस्टेंट क्यों बनना चाहेगा? मेरा मतलब है आप डेवलपमेंट डिपार्टमेंट में जा सकते हैं और वहाँ पूरी तरह से फिट हो सकते हैं। इबो ने जारी रखा हाँ सर, यह अजीब लग सकता है, लेकिन प्लीज मेरी बात सुने। आप देखते हैं मैं पहले से ही एक इंटर्न के रूप में वहाँ गया हूँ और बहुत सी चीजें सीखी है। मुझे अब भी यकीन नहीं है कि मैं फ्यूचर में क्या करूँगा, इसीलिए मैं कंपनी के हर पहलू को सीखना चाहता हूँ। मैं कुछ समय के लिए फाइनेंस डिपार्टमेंट में भी रहा, केवल सीखने के लिए। मिस्टर स्टीवेंसन ने आगे कहा यह इंटरेस्टिंग है इबो, लेकिन आप जिस पोजीशन के लिए अप्लाई कर रहे हैं वो बहुत डिमांड है, लंबे घंटे हैं और लगभग कोई फिर वीकेंड नहीं है। हालांकि पेमेंट बेहतर है। इबो कहता है मुझे पता है समय की डिमांड इम्पोर्टेंट नहीं है, मैं अपना सारा समय अपने काम को दूंगा। मिस्टर स्टीवेंसन कहता है अब यह काम करने का एक हेल्दी तरीका नहीं है, आपको अपने जीवन को बैलेंस करना चाहिए। इबो कुछ देर चुप रहे, सोचते रहे कैसे कोई एक अधूरी जिंदगी को बैलेंस कर सकता है। उसका आधा जीवन उससे दूर था। उसने अपने बारे में सोचने से बचने के लिए अंतहीन घंटों तक इतनी मेहनत की थी, क्योंकि यह बिना पहले दिन की तरह ही दुखदायी था। उसने थकने तक काम किया और काम किया, बस सोचने में सक्षम नहीं होने के लिए, बस हर रात सो जाने के लिए। वो वीकेंड से कैसे नफरत करता था। अनजाने में ही उनकी निगाहें फेम की ओर चली गई। मिस्टर स्टीवेंसन ने ध्यान दिया और चिंतित हो गए। फिर कहा मैं देख रहा हूँ कि आप मेरी शादी की तस्वीर देख रहे हैं। वो मेरा हस्बैंड जॉर्डन है। इबो ने मायूस होकर कहा हाँ, आई एम सॉरी सर, मेरा मतलब इधर उधर ताक झाक करना नहीं था। बात बस इतनी है कि आप दोनों इतने खुश दिख रहे हैं। उस तस्वीर ने इबो को जान की याद दिला दी। दोनों पुरुषों ने खुशी के समय में टक्सीडो पहने हुए थे। मिस्टर स्टीवेंसन पूछता है क्या मैं आपसे एक पर्सनली क्वेश्चन पूछ सकता हूँ? इबो जवाब दिया बिल्कुल। मिस्टर स्टीवेंसन ने पूछा क्या यह आपको परेशान करता है? इबो इस सवाल से अक्का बक्का रह गया। वो वास्तव में समझ नहीं पाया कि इसका अर्थ क्या है। इबो कहता है सर, मुझे क्या परेशान करता है, मुझे वो समझ में नहीं आया। मिस्टर स्टीवेंसन कहता है कि मेरे पास एक वाइफ के बजाय एक हस्बैंड है। इबो कहता है इससे मुझे क्या परेशान होना चाहिए, यह मेरे काम का नहीं है। इबो और कुछ नहीं कहा। पहले तो मिस्टर स्टीवेंसन आश्चर्य नहीं थे, फिर उसने इबो की आंखों में लालसा देखी। जब उसने तस्वीर पर नजरें चुराई और समझ गया। उन्होंने उस दिन फिर से
इस विषय को नहीं छोड़ा। ठीक है इबो, इसे आजमाते हैं। मैं तुम्हें एक ट्रायल पीरियड दूंगा और देखूंगा कि क्या यह हम दोनों के लिए काम करता है। यह कैसा है? इबो ने इस नए काम में अपनी सारी एनर्जी झोंक दी। वो किसी अन्य की तरह कुशल नहीं थे। जल्द ही मिस्टर स्टीफेंसन ने उस पर अधिक से अधिक भरोसा करना शुरू कर दिया। कुछ महीनों के बाद इबो और उसका बॉस इतने करीब आ गए कि मिस्टर स्टीफेंसन ने उन्हें अपने घर पर डिनर के लिए इनवाइट किया। वो चाहते थे कि इबो उनके हस्बैंड से मिले। जॉर्डन वास्तव में एक अच्छा और फ्रेंडली पर्सन था। इबो को बहुत अच्छे से वेलकम किया। उसने अपने हस्बैंड को मुंह पर एक किस और गले लगाकर वेलकम किया और इबो को बकवास जैसा लग रहा था, क्योंकि उसके जीवन में पहली बार ऐसा हुआ था जब उसने जेलस फील की। वो जानता था कि वो चाहता था। डिनर बहुत स्मूथली से चल रहा था। जब तक जॉर्डन ने सीधे इबो से नहीं पूछा, तब तक बातचीत तुच्छ मामलों पर होती रही। क्या आपकी कोई गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड है? इबो स्पष्ट रूप से निगल लिया। आंखें नीचे करके कहा, नहीं, मैं नहीं करता। जॉर्डन पूछता है, क्या मैं पूछ सकता हूँ क्यों? मेरा मतलब है आप यंग है और बेहद हैंडसम, इंटेलिजेंट, हार्ड वर्किंग और साथ ही अच्छे बिहेव वाले हैं। ये सुनते ही इबो को आंसुओं से लौना पड़ा। फिर कहा, कोई इंटरेस्ट नहीं थी रिश्ता बनाने में। जॉर्डन ने उसकी आंखों में सहानुभूति भरी निगाहों से देखा और कहा, आपको कोई बेहतर मिलेगा, कोई ऐसा जो आपकी सराहना करता है। इबो कहता है, नहीं, मुझे कोई और नहीं चाहिए, मैं अकेला रहना पसंद करूंगा। और फिर ऐसा लगा कि जॉर्डन को जीवन में एक नया उद्देश्य मिल गया और वो था इबो के लिए एक लवर खोजना। इबो बिना किसी रियल इंटरेस्ट के जॉर्डन की योजनाओं के साथ चले गए। इसीलिए वो कोई लोगों के साथ डेट पर गया, लेकिन कभी किसी के साथ तीसरा पास नहीं कर पाया। उनमें से प्रत्येक में कुछ न कुछ कमी थी। ऐसा नहीं था कि अपने कॉलेज ईयर के दौरान उनके पास कभी कभी वन नाइट स्टैंड होते थे। वो उन मुकाबलों में हमेशा टॉप पर रहता था। हालांकि वो जानता था कि उसे नीचे आने में मजा आएगा, लेकिन वो ऐसा नहीं कर सका। उसका वो हिस्सा सिर्फ स्योजन के लिए था। ऐसा लग रहा था कि इबो डेटिंग में विकट रूप से असफल हो रहे थे। इसीलिए जॉर्डन ने सभी लोगों के सियोजू के साथ मिलकर काम किया। एक क्रिसमस गिफ्ट के रूप में उन्होंने एक साथ एक प्रसिद्ध पर्सनल रिलेशनशिप थेरापिस्ट के साथ 20 सीजन के लिए पे किया। मिस्टर स्टीफेंसन या जैसन जैसे उन्होंने इबो को अभी बुलाने के लिए जोर दिया, सचमुच उन्हें जाने के लिए मजबूर किया। यह उनके बॉस के रूप में एक ऑर्डर था। सारा एक अच्छी इंसान थी, हमेशा उनकी बात सुनती थी। सबसे पहले उन्होंने नए लोगों से मिलने के लिए इनकरेज किया और फिर एक दिन उसने उसे पूरी कहानी बता दी और उसने उससे कहा, ऐसा लगता है कि आपको पैथोलॉजिकल एवॉइडेंस की समस्या नहीं है, आप सिर्फ प्यार में है, लेकिन यह हेल्दी नहीं है। हम एक और तरीका आजमाएंगे। आप पहले अन्य पानियों से इमोशनली जुड़ेंगे, क्योंकि लोगों का लगाव नहीं होता है। ऐसा लगता है कि आपके लिए काम कर रहा है। पहले तो इबो को पता नहीं था कि उसका क्या मतलब है, जब तक उसने वेलकम नहीं किया। ठीक है, उसकी योजना वास्तव में सरल लग रही थी, सिवाय इसके कि वो ठीक वैसे ही काम नहीं कर रही थी जैसी वो चाहती थी। उसका विचार था कि इबो को पहले एक पौधे की देखभाल करनी है, उससे जुड़ना है, फिर वो एक पशु पालतू जानवर के रूप में स्नातक होगा। उसके बाद वो फिर से डेटिंग करने की कोशिश कर सकता था। समस्या यह थी कि इबो ने इतने सारे पौधों को मार डाला कि यह दयनीय था। इसीलिए उन्होंने अपने पॉटेड डेजर्ट कैक्टस फ्लफी को अपना लिया। वो साथ ठीक हो गए, क्योंकि इबो इसे मारने में कामयाब नहीं हुए थे अभी तक।
इस बीच जेसन या मिस्टर स्टेफिनसन ने महसूस किया कि इबो उनके असिस्टेंट के रूप में रहने के लिए बहुत टैलेंटेड थे। इबो के पास मैनेजमेंट के लिए टैलेंट थी, इसीलिए उन्होंने इबो को MBA प्रोग्राम करने के लिए एनकरेज किया। बस उनके पास अपने सभी नॉलेज का सपोर्ट करने वाली शौक थी। कंपनी शंघाई में एक न्यू ब्रांच सेटअप करने की योजना बना रही थी और जेसन जानता था कि इबो इसके मैनेज के लिए एकदम सही होगा। उन्होंने इबो को ऐसा करने के लिए कहने के लिए आखिरी मिनट तक इंतजार किया। वो नहीं चाहता था कि अगर वो लंबे समय तक बहुत ज्यादा सोचता है तो वो बाहर निकल जाए। उसे समझाने के लिए उसे प्रैक्टिकली से इबो को ब्लैकमेल करना पड़ा। इबो किसी को यह स्वीकार नहीं करना चाहते थे कि उन्हें डर लगता है। डर था कि शिवजान पहले ही आगे बढ़ चुका है कि उसके जीवन में कोई है कि उन्हें पिछली बार की तरह एक तरफ कर दिया जाएगा। वो नहीं जानता था कि क्या वो इसे बर्दाश्त कर सकता है। वो अब भी हर रात उसी रिचुअल का पालन करता था। वो अपना फोन ओपन किया जो शिवजान ने उसे दिया था, जो अभी भी काम करता था और वही नंबर था और वो शिवजान की तस्वीर को सोते हुए देखेगा। वो उस इमेज में शिवजान को गुड नाइट की विश करेगा और बिस्तर पर चला जाएगा। अंत में यहाँ वो एक प्लेन में था, शंघाई के लिए उड़ान भर रहा था। इस न्यू ब्रांच में अपना न्यू मैनेजमेंट पोजीशन लेने के लिए तैयार था। इतना तैयार नहीं, लेकिन शिवजान को खोजने के लिए, उसकी ब्यूटीफुल स्माइल को फिर से देखने के लिए उत्सुक। शिंजो को बहुत गुस्सा आया, इसमें कोई शक नहीं। यह सप्ताह बहुत लंबा साबित हुआ था और यह केवल मंडे था। इसकी शुरुआत उनके डैड के एक फोन से हुई थी। यह पता चला कि अगले दिन शेयर होल्डर की मीटिंग के लिए उनके डैड को शंघाई में उनकी जरूरत थे। वो इस समय न्यूयॉर्क में थे, तो उसने वही किया जो कोई भी रिस्पेक्टेबल बिजनेसमैन करेगा। उसने अपने असिस्टेंट को प्लेन टिकट दिलाने के लिए बुलाया और यह एक बहुत बड़ी गलती थी। अंत में यह पूरी तरह से उसकी गलती थी। स्पष्ट रूप से कैपेबल कैंडिडेट के बजाय आई कैंडी सुनना उसका अपना डिसीजन था और उसे इसका पछतावा कैसे हुआ। वहाँ एक सबक सीखा जाना था। उसके डैड कहते थे एक असिस्टेंट की उसकी डीमुट ने उसे कमर्शियल प्लेन टिकट दिलवाने की कोशिश की, जो शुरुआत में एक बेवकूफी भरा विचार था, क्योंकि उसे कमर्शियल प्लेन्स में ट्रेवल करना पसंद नहीं था। लेकिन वैसे भी ट्रेवल करने की उसकी अर्जेंट आवश्यकता को देखते हुए यह ठीक होता, सिवाय वो इसे पाप नहीं कर सका। क्या ब्रेनलेस लड़की है। बहुत डिप्लोमेटिकली रूप से उन्होंने एक प्राइवेट फ्लाइट की तलाश करने का सुझाव दिया। वो सचमुच जल्दी में था। यदि वो समय पर वहाँ नहीं पहुँचता तो उसके डैड उसकी जिंदा खाल उड़ा देते। उसकी नर्स असिस्टेंट ने कोशिश की, लेकिन उसे उसके लिए कोई फ्लाइट नहीं मिली। तो उसे याद आया कि बाकी सब उसे क्या कह रहे थे, क्योंकि उसे होने का बोध था। अगर आप चाहते हैं कि कोई भी काम सही तरीके से किया जाए तो उसे खुद ही करे। तो उसने खुद को लास्ट एयरप्लेन जहाज किराए पर लेने वाली कंपनी के काउंटर के सामने पाया, जवाब का इंतजार कर रहा था। उनका जवाब डिसअपॉइंट था। उन्हें एक हफ्ते के लिए बुक किया गया था। हालांकि काउंटर के पीछे वाली लड़की ने उसे एक टिप और उसका फोन नंबर दिया। सर, वो जेंटलमैन शंघाई के लिए फ्लाइट भरने वाले हैं। हो सकता है आप उनसे प्लेन और कॉस्ट शेयर करने के लिए कह सकते हैं। वो उसी समय उससे शादी करना चाहता था। उसने उसे बहुत धन्यवाद दिया और उसका नंबर अपने फोन में सेव कर लिया। फिर बहुत सावधानी से वो लंबी के बड़े कोच में बैठे आदमी के
के पास पहुंचा। सेंजू वास्तव में खुश था कि इबो अजीब डर में चला गया था जब वो केवल परफेक्ट मंडारिन में उससे बात करता था, और जब सेंजू कोरियन बोलता था तो उसे स्वीकार करने से इनकार कर दिया। सेंजू ने अपना सिर बहुत नीचे झुकाते हुए कहा, सॉरी सर, क्या मैं आपसे 1 मिनट के लिए बात कर सकता हूँ? अजनबी ने उसे पोलाइटली से देखा और कहा, हाँ। सेंजू कहता है, मैं आपको परेशान करने के लिए क्षमा चाहता हूँ, लेकिन मैं वास्तव में गंभीर स्थिति में हूँ। अजनबी ने पेशकश की, प्लीज बैठ जाओ और आगे कहो। सेंजू कहता है, बहुत बहुत धन्यवाद। आप देखते हैं मुझे अर्जेंटली शंघाई की ट्रैवल करने की आवश्यकता है, लेकिन मुझे उड़ान भरने का कोई सौभाग्य नहीं मिला है। मुझे पता है कि यह वास्तव में मेरे द्वारा साहसिक और असभ्य है, लेकिन क्या कोई मौका है कि मैं आपको शेयर करूं? बेशक मैं खर्च वहन करूंगा। दूसरा आदमी स्थिति पर थोड़ा विचार करने लगा और फिर उसने एक कोमल मुस्कान के साथ उत्तर दिया, यह ठीक है, चलो ऐसा करते हैं। अपने पूरे कमबख्त जीवन में कभी भी सेंजू ने इतना ग्रेटफुल महसूस नहीं किया था। सुकी प्लेन डिपार्ट करने वाला था, इसीलिए उन्हें हड़बड़ी में चढ़ना पड़ा और उनकी बातचीत ठीक से समाप्त नहीं हुई। वो बस उम्मीद कर रहा था कि दयालु आदमी एक सीरियल किलर या कुछ अन्य बकवास नहीं निकला, उन लोगों की तरह जो वास्तव में अपनी शराब को रोक नहीं सकते हैं और फ्लाइंग समय पीने पर जोर देते हैं। एक बार जब वो बैठ गए तो सेंजू को आखिरकार याद आया कि उसने अपना इंट्रोड्यूस किसी दूसरे व्यक्ति से नहीं कराया था, इसीलिए उसने अपने कार्ड होल्डर से अपना एक बिजनेस कार्ड लिया और अपना एक दूसरे पैसेंजर को प्रस्तुत किया। सेंजू कहता है, प्लीज मेरी रूटनेस को क्षमा करे, मैंने अपना इंट्रोड्यूस भी ठीक से नहीं दिया। मैं सेंजू किम हूँ, यह मेरा बिजनेस कार्ड है। दूसरे आदमी ने कार्ड ले लिया और देखते हुए कहा, थैंक यू, मेरा नाम यूबिन है। क्या आप मेरे बॉस मिस्टर शियोजान को जानते हैं? सेंजू कहता है, आप मिस्टर शियोजान के लिए काम करते हैं? क्या कोई इंसिडेंस है? यूबिन कहता है, यह अधिक है कि मैं उसके साथ काम करता हूँ। मैं उसका पर्सनल असिस्टेंट और एक साथ ही बेस्ट फ्रेंड हूँ। सेंजू कहता है, ओह मैं समझा। यूबिन कहता है, वास्तव में मुझे लगता है कि आप और मैं क्लास में थे। सेंजू कहता है, अरे हाँ, मुझे याद है, पैसे के ट्रांसफर के लिए 6 साल पहले। यूबिन कहता है, यह सही है, 6 साल पहले। मैं समझता हूँ कि आप मिस्टर वांग के दोस्त है ना? सेंजू कहता है, हाँ मैं हूँ। यूबिन कहता है, क्या वो अभी भी बोस्टन एरिया में है? सेंजू कहता है, नहीं, वो पिछले हफ्ते शंघाई गया था। यूबिन कहता है, वास्तव में 6 महीने पहले वो अभी भी बोस्टन में था। ऐसा लगता है कि तुम्हें इबो के ठिकाने के बारे में अच्छी जानकारी है। मेरे पास उस पर नजर रखने के ऑर्डर है, लेकिन हर 6 महीने में, इसीलिए मुझे लगता है कि मैं अपडेट से चूक गया। सेंजू कहता है, ओह सच में यह इंटरेस्टिंग है। यूबिन कहता है, हाँ, हालांकि मुझे नहीं पता कि मैं अभी भी ऐसा क्यों कर रहा हूँ। वो कभी भी मेरी रिपोर्ट नहीं पढ़ता, केवल पूछता है कि क्या वो जीवित है और ठीक है। सेंजू कहता है, अब इबो की स्थिति के लिए एक मजबूत वर्ड है। यूबिन कहता है, मुझे पता है, लेकिन एक बॉस का मेरा हाथी कभी कभी बिहेव करता है। सेंजू को उस पर हंसना पड़ा। यह यूबिन कैरेक्टर एक रायत था, वो उसे बहुत पसंद करता था। यूबिन कहता है, मुझे पता है, मेरा दोस्त बेहतर नहीं है, 6 साल बाद भी मिस्टर सियो पर पिन कर रहा है। वो केवल एक रेगिस्तानी कैक्टस से जुड़ने में कामयाब रहा था। सेंजू कहता है, अरे बाप रे, मुझे नहीं पता कि आप क्या सोचते हैं, लेकिन इसे रोकना होगा। यूबिन कहता है, मैं सहमत हूँ, मैं आपके बारे में नहीं जानता, लेकिन मैं इससे थक गया हूँ। उन्हें जल्दी एक साथ आने की जरूरत है। सेंजू कहता है, आपका क्या सुझाव है? यूबिन कहता है, उनके स्त्री को उनके गधों से बाहर निकलने में उनकी मदद करे। सेंजू फिर से बेकाबू होकर हंसा। ठीक है, लेकिन कैसे? यूबिन कहता है,
चलो इसके बारे में सोचते हैं। शियोजान की सगाई होने वाली है, तुम्हें पता है क्या? शिंजो पूछता है। क्या? यूबिन कहता है, यह एक महिला के साथ नकली सगाई है। अगर आप मुझसे पूछे तो यह बेवकूफी है। शिंजो पूछता है, हाँ, क्या वो आगे बढ़ गया है? यूबिन कहता है, बिल्कुल नहीं, वो तुम्हारे दोस्त के प्यार में पागल हो चुका है, लेकिन वो गंदगी से भरा है। शिंजो कहता है, हाँ मुझे पता है, उन दोनों की जोड़ी ऊपर वाले ने बनाई हुई है, वो वही है। यूबिन कहता है, ठीक है, कुछ लोग एक्सप्लोसिव डायरिया होने पर भी गंदगी से भरे होते हैं। शिंजो ने अपना पेट बिखेरा और एक लून की तरह हंसा। एक बार जब वहाँ शांत हुआ तो उसने पूछा, क्या इसे पब्लिक किया गया है? यूबिन कहता है, अभी नहीं, मैं होल सर्कस का प्रभारी हूँ, लेकिन मुझे इस ब्रांच के साथ एक समस्या को हल करने के लिए न्यूयॉर्क आना पड़ा। शिंजो कहता है, क्या आप पूरी बात पकड़ सकते हैं? चलो गंदगी से दूर रहे। यूबिन कहता है, हाँ, मैं 2 और हफ्तों के लिए मद का किरदार निभाऊंगा। शिंजो कहता है, बहुत बढ़िया। यूबिन कहता है, इस बीच हम उन दोनों के बीच मीटिंग की अरेंज कैसे कर सकते हैं? शिंजो कहता है, मैं भी एक बिजनेस मीटिंग। यूबिन कहता है, शिरो। शिंजो पूछता है, क्या मिस्टर शियो एक सॉफ्टवेयर कंपनी में इन्वेस्ट करेंगे? यूबिन कहता है, अगर उसे प्रॉफिट मिल सकता है तो श्योर है। शिंजो कहता है, फिर उस एंगल को आजमाते हैं। यूबिन कहता है, हम उतरते ही मिस्टर वांग के असिस्टेंट के साथ मीटिंग की अरेंज करेंगे। शिंजो कहता है, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। फ्लाइट अटेंडेंट ने उस पॉल को उन्हें पीने के लिए कुछ देने के लिए सुना। उन्होंने डॉम पेरेग्नोन बांसुरी मांगी और खुशी से टोस्ट किया। शिंजो ने कहा, मूर्खों के प्यार में। यूबिन ने कंप्लीट किया और उनके भयानक दोस्त जो उनकी मदद करते हैं, वो अपनी बांसुरी बजाते हैं और एक स्वर में कहते हैं, एनकरेज करना। जब वो संघाई पहुंचे तो वो जीवन भर के लिए दोस्त बन गए और बहुत बहुत नशे में थे। सो गाइस, ये पार्ट यहीं पर एंड कर देती हूँ और इसका जो नेक्स्ट पार्ट होगी मैं शेयर कर दूंगी। और जरूर बताइए कि आप लोगों को ये फैनफिक्स कैसी लगी है। प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड वीडियो को लाइक कर दीजिए। और मेरी वीडियो बहुत कम लोग देखती है, मैं उन लोग से कहती हूँ थैंक यू वीडियो देखने के लिए। बाय बाय।